इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के योग्य सांसद, जिनकी योग्यता और प्रतिभा का परिचय भारत की संसद को भी मिलता रहता है समय समय पर, मेरे मित्र डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती कांता करदम, सांसद राज्यसभा, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद श्रीमान दिनेश जी सिंघल, और यहां की विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज, श्री सुरेंद्र चंद जी नागर चुनाव प्रभारी, और श्री सतन जी त्यागी यहां के चुनाव संयोजक, श्री अशोक जी माहेश्वरी चेयरमैन मोदी नगर, और श्री नवीन जायसवाल इस मंच के संचालक, और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार अपने जीवन में इतनी छोटी सभा को संबोधित कर रहा हूं। ना मुझे मालूम है प्रतिनिधि, लेकिन मजबूरी है। चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रतिबंध लगे हैं, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उनका हमको पालन करना है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं, होना भी चाहिए। और आज जब मैं मोदी नगर में प्रवेश किया तो पहला काम मैंने ये किया कि मैं मंदिर गया। और वहां दर्शन किया। सामान्यतः हम लोगों की आस्था जो हमारे आराध्य होते हैं, देवी देवता, उनके प्रति रहती है। जब लोगों ने कहा कि खीर भवानी का मंदिर, मैंने कहा मैं जानता हूं खीर भवानी का मंदिर वही है। मैंने कहा पहले मैं वहां दर्शन करने चलूंगा, फिर मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित करूंगा। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि जो ही मैं दर्शन कर रहा था, दर्शन समाप्त ही हुआ था, और नीचे झुककर जो ही मैंने ड्योढ़ी से हाथ लगाकर अपने मस्तक पर लगाया, अखाड़ा हुआ, तब तक उनकी संवेदना थी। मेरे आर्मी चीफ का टेलीफोन मुझे प्राप्त हुआ कि भारत वर्ष का जो 17 वर्ष का एक नौजवान कुछ दिनों पहले भारत और चीन की सीमा को लांघकर चीन में प्रवेश कर गया था, और वहां की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी वहां की सेना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। आज हमारा वह नौजवान छूट गया है और वह भारत आ रहा है। बहनों भाइयों, यह है भारत, यह है भारत। तो सचमुच मोदी नगर तो मैं क्या बतलाऊं, शायद ईश्वर के द्वारा यह नियोजित था कि मेरी पहली सार्वजनिक सभा यदि कहीं से प्रारंभ होनी चाहिए तो इस मोदी नगर की धरती से होनी चाहिए। और उसी ईश्वर की योजना के परिणाम स्वरूप ही मैं यहां पर आया। और वैसे आपके सांसद, हमारे मित्र डॉक्टर सत्यपाल जी बहुत ही आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन पर इनके विचार आप सुनिए, ढूंढे विद्वान आपको मिलेंगे। पुलिस विभाग में जो सेवा किया हो, उसकी धर्म आध्यात्म के बारे में इतनी गहरी आस्था, भारत की पुरातन संस्कृति के बारे में जिसका इतना ज्ञान, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उनको तो बोलते हुए मैंने कई बार सुना है, लेकिन पहली बार डॉक्टर मंजू शिवाज से, उनके पतिदेव डॉक्टर देवेंद्र शिवाज, उनसे भेंट तो हमारी हुई थी, लेकिन बोलते हुए डॉक्टर मंजू शिवाज को मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना था। पहली बार डॉक्टर मंजू शिवाज को बोलते हुए मैंने सुना है। बहनों भाइयों, मैंने महसूस किया कि मंजू शिवाज के आवाज में खनक है। शब्दों का चयन, कितना ऊंचा बोलना चाहिए, कितना नीचा बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए,
इस संबंध में उनकी जो समझ है, मैं उसकी सार्वजनिक रूप से मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। यहां यह कोई छोटी बात नहीं है। वक्ता तो बहुत देखे हैं मैंने। अब ऐसी प्रतिभाएं यदि यहां पर हो, सचमुच यदि उनको अवसर मिले तो अपने गांव, अपने घर, अपने क्षेत्र का नाम, अपने जिले का नाम दूर दूर तक वह रोशन कर सकती है। और मैंने देखा कि जिस तरीके का रिस्पांस आप लोगों ने डॉक्टर मंजू शिवाच को दिया है, मेरा तो विश्वास पक्का हो गया है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि पिछली बार से भी अधिक मतों से विजय दिलाकर हमको डॉक्टर मंजू शिवाच को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। इसलिए मेरा मूड अब बोलने का ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा यहां पर एडवोकेसी करने की जरूरत नहीं है, वकालत करने की जरूरत नहीं है। आपने मन बना लिया, मैं समझ गया आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से। लेकिन जब आया हूं तो बोलना है, बोलना मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। वैसे जब भी चुनाव का समय आता है आप मतदान करते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार मैं कहने आया हूं, इस बार आपको केवल फैसला ही नहीं सुनाना है, बल्कि उत्तर प्रदेश का भाग्य भी आपको अपनी कलम से लिखना है। यह मैं अपील करने आया। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया में 3-4 देश ही हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से हमसे बड़े हैं। क्या हो गया था इस उत्तर प्रदेश को? क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा, जनसंख्या की दृष्टि से इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था का आकार इतना छोटा था कि हिंदुस्तान के कई राज्यों से यह पीछे था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को कि 5 वर्षों के अंदर ही इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जो 11 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर 21 लाख करोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने सुना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसे कहते हैं कि भाई किसी राज्य में कोई बिजनेस करने जाओ, काम धाम करने जाओ, तो किस राज्य में ज्यादा सुविधा रहती है। अधिकांश राज्यों में जाइए, तरह तरह की अड़चने होती हैं, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, गुंडागर्दी। लेकिन हमारा यह उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो पहले कभी 12वें और 12वें स्थान पर हुआ करता था, 5 वर्षों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने लाकर उसको दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया है। आंकड़े तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के जो आंकड़े हैं, वही आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि इतना बड़ा काम हुआ, कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी तो किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। यह बात पक्की है। मैं तो यह कहता हूं, जब होगा कानून का शासन, तब विकास करेगा योगासन। और उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, योगासन 84 होते हैं। इन 84 में 83 विकास यहां योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया। 84 में 83 योगासन विकास यहां कर रहा है। 84वां 84th इस आसन को हम लोगों ने छोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे, वह आसन है शीर्षासन। हम लोगों ने कहा यह आसन विपक्ष करेगा, इसलिए हमने विपक्ष के हवाले कर दिया है। प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, अद्भुत ये जोड़ी बनी है। मैं बताऊंगा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं।
लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। और जो भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर मैं कह रहा हूं, नाप तोल कर मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की भी यदि मैं बात करता हूं, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, भले ही हमारा धुर विरोधी क्यों न हो। कोई कह सकता है कि मोदी जी आ गए, यह काम हुआ, यह नहीं हुआ, यह और होना चाहिए था। इसके बारे में तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो उसे उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खड़े करके उसकी बातों को सुनती है। भारत की यह हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। धरातल की बात यदि आप करें, आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम 2024 होते होते ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इसे हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान न हो। हालात बदल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी नगर में भी बहुत सारे लोगों को पक्के मकान मिले होंगे। मिले हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो घर घर शौचालय बनवाए? भले ही गरीब मां की कोख से कोई क्यों न पैदा हुआ हो, बेटा हो अथवा बेटी हो, खुले आसमान के नीचे उसे शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए, सामूहिक शौचालय होनी चाहिए। इसकी मुकम्मल व्यवस्था कराइए। गरीब माताओं के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगूठी के धुएं के कारण आंसू नहीं निकलने चाहिए, इसलिए उसके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर होना चाहिए। यह कोई संवेदनशील ही प्रधानमंत्री सोच सकता है। और घर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है जहां पर नहीं था। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, पहले लोग बड़े बड़े मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं जानता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का इलाज इसलिए नहीं करा पाते थे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। पता नहीं वह योजना किस हद तक आपके पास पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों तक पहुंच गई है आयुष्मान भारत योजना। लेकिन आज कोई झोपड़ी में भी रहने वाला क्यों न रहा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न हो, उसके घर यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये एक साल में उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। इस प्रकार की योजनाओं की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इस प्रकार की योजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं भी किसान हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं सच कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने दिल की बात, इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं जब छोटा था तब से गांव में रहता था, हाफ पैंट पहनता था, टाट फट्टे के ऊपर बैठकर हमने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की है। इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर हाथ में अपना बस्ता झोला लिए हुए मैं पैदल चला जाता था। उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना था। और जब वो गांव गरीब किसानों की बात करते थे तो मेरे मन में उनके प्रति आस्था पैदा होती थी। इसीलिए मुख्यमंत्री बनते ही जब उनका जन्मदिन आया तो मैंने कहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और किसान दिवस के रूप में मैंने मनाना प्रारंभ किया। अब उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा है। एक आस्था पहले से रही है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कोई गड़बड़ हो सकता है,
आपकी जो कसौटी है उस कसौटी पर पूरी तरह से वह खरा न उतरे, लेकिन यही बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी आपकी हर कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। अब आप कहेंगे कैसे खरी उतरेगी? मैं पश्चिम के लोगों को जानता हूं, लोग कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए बात का धनमान होना चाहिए। मानते हैं ना, जो कहे सो करे, सपूत तो वही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है उसे करके दिखाती है। अब आप ये कहेंगे कैसे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 1951 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उस समय नेता हुआ करते थे, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। उस समय हम लोगों ने कहा था धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेषाधिकार प्राप्त है, अन्य राज्यों से बड़ा दर्जा उसे प्राप्त है, विशेषाधिकार। जिस दिन हमारी भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या करके दिखाया नहीं कि नहीं? हम लोग कहते थे हम आएंगे तो नागरिकता कानून बनाएंगे, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? यानी जो हमारे हिंदू हों या अल्पसंख्यक हों, जो भी हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भी विभाजन के समय चले गए थे पाकिस्तान, यदि उनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था तो हम लोगों ने कहा कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के कारण वह भारत लौटते हैं, वापस लौटते हैं, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। और यह कानून हम लोगों ने डंके की चोट पर भारत की संसद में पारित कर दिया। जो हम लोगों ने कहा सब कुछ किया। अब जैसे राम मंदिर, जब भी चुनाव आता था हम लोग अपने घोषणा पत्र में यह डाल देते थे हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग कहते थे ऐसे ही ये भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, अब तो किसी को संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऊपर वाले को भी मंजूर था। आज उसी अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, सारी दुनिया इसे देख रही है। पहले आप लोग स्वयं भी संयम बरतिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए हम राम मंदिर की बात यदि करते हैं, इसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम कोई एक धर्म विशेष हिंदू समाज की ही बात कर रहे हैं। एक आक्रांता ने आकर उसे ध्वस्त किया था और हमारे राम मंदिर को, इसलिए वहां भव्य मंदिर बनेगा तो बनाया डंके की चोट पर। हम लोगों ने इसकी चिंता नहीं की वोट का क्या होगा, वोट आता जाता रहता है। सोमनाथ मंदिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, तो उस समय उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया था तो मैं उसकी आज चर्चा में कर रहा हूं। लेकिन इसको भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। केदारनाथ धाम का क्या हो गया था? जिस प्रकार का एक बार प्राकृतिक कहर के कारण जो हालात पैदा हो गए थे, अब वहां के चारों धामों को जोड़ा जा रहा है ऑल वेदर रोड से। हर मौसम में कोई जाना चाहता है तो जा सकता है चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, व बद्री धाम, केदार धाम। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर बनाने वाली पार्टी है। बहनों भाइयों, हम देश बनाने वाली पार्टी है, देश बनाने वाली पार्टी। हम मंदिर भी बनाएंगे, हम देश भी बनाएंगे, लेकिन देश की विरासत को भी हम सुरक्षित रखेंगे।
हम देश की विरासत को हम मिटने नहीं देंगे। हम देश की विरासत को भी हम संभाल कर रखेंगे। और मैं यह मानकर चलता हूं, जो अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के साथ कट जाता है, उसकी हालत भी एक कटी पतंग की तरह हो जाती है। हम इस देश में ऐसे हालात किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। यहां तक आतंकवाद का सवाल है, बहनों भाइयों, आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं। पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब तो बहुत काफी कम हो गई। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है जो बराबर इधर उधर की कुछ नापाक हरकतें करता ही रहता है। आप जानते ही होंगे उसका नाम क्या है, मालूम है? पाकिस्तान है। अब पता नहीं पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना का नाम क्यों लिया जाता है। भाई, जिनको यदि राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं चलेगा। अब वो पाकिस्तान बराबर जम्मू कश्मीर में भी कुछ न कुछ आतंकवादी हरकतें करता रहता है। लेकिन हमारे वहां के सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वहां के पुलिस के जवान आपस में मिलजुल कर उनको मुंहतोड़ जवाब भी देते रहते हैं। सिलसिला चलता रहता है और यह लंबे समय से चला रहा है। लंबे समय से, जब से हमको आजादी हासिल हुई है तब से यह सिलसिला लगातार चला रहा है। लेकिन भारत की ताकत का एहसास सारी दुनिया को पहली बार यदि किसी ने कराया है तो हमारी सरकार ने कराया है। आपने देखा उरी में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दिया था, पुलवामा में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। बहनों भाइयों, दोनों आतंकवादी वारदातों के बाद जिस तरीके की कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, हमारे प्रधानमंत्री ने की है, सारी दुनिया को यह साफ संदेश चला गया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत अब पैदा हो चुकी है जो नापाक हरकत करेगा उसे सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकता है। यह ताकत भारत के अंदर पैदा हुई। भारत की ताकत बढ़ी है, यह कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां तक विकास का प्रश्न है, देखिए बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर मंजू शिवाच ने भी काफी यहां के विकास कार्यों की चर्चा की है, इसलिए उस बहुत विस्तार में मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत चर्चा की है उन्होंने, क्या क्या हुआ है, और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि विकास कार्य क्या हुआ है। सड़कों के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, बुनियादी ढांचों के विकास का, वह कितनी तेजी के साथ बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है, आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। एक से एक एक्सप्रेसवे यहां बन रही है। अब बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, आप अगल बगल ही देख लीजिए, सड़कों के निर्माण में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेट्रो भी बन रही है। जिस विकास की कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, वह विकास लोगों को देखने को मिल रहा है। कई ऐसी चीजें विकास संबंधित, अब जैसे उत्तर प्रदेश में कई जिलों को, लखनऊ है, कानपुर है, उधर आगरा है, बुंदेलखंड होते हुए यहाँ तक अलीगढ़, यह सब सारे डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हमारी सरकार ने इसे घोषित किया है। यहां पर रक्षा सामग्री बनेगी, यानी हथियार, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, टैंक, तोप, गोले। बताइए, अब उत्तर प्रदेश में पहले गोली बनती थी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, यहां केवल छोटी गोली क्यों नहीं बननी चाहिए, बनना चाहिए तो बड़ा गोला बनना चाहिए। बैठो भाइयों, अब वो गोला बन रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं,
शायद अखबारों के माध्यम से आपको मिल गया होगा, क्योंकि देश का मैं रक्षा मंत्री हूं। तो मैंने कहा कि भाई केवल उधर ही अब सारा ये बम बड़ी बड़ी सारी चीजें बनेंगी, मिसाइल, सबसे तगड़ी एक मिसाइल होती है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस आपको आज खबर दे रहा हूं, ये काम चल रहा है, लखनऊ के पास ही एक स्थान पर काम चल रहा है, जाकर कोई देख सकता है। बहनों भाइयों, अब ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल सीधे 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता उस ब्रह्मोस मिसाइल में होगी। क्या कभी सोचा था किसी ने? औद्योगिक विकास ही है, क्योंकि जब तक छोटे मझोले बड़े उद्योग स्थापित नहीं होंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार हो, सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन रोजगार के अवसर सृजित करना, यह जो है शासन की जिम्मेदारी होती है। और मैं कह सकता हूं कि योगी जी ने काफी हद तक रोजगार के नए अवसर सृजित करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट के दौरान भी सचमुच जिस तरीके से यहां के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है वो प्रशंसनीय है। और हमारे प्रधानमंत्री, आपको जानकर खुशी होगी कि अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वहां कोरोना के क्या हालात हैं, आपकी तरफ का कोई भी विदेश में रहता होगा या देश विदेश की जानकारी होगी, अब वो बेकाबू हो गया है। लेकिन यहां पर कोरोना को काबू में रखने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, भारत के लोकतंत्र को भी सशक्त करने में यदि कोई पार्टी प्रमुख भूमिका निभा सकती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी निभा सकती है। अब जैसे लोग जब कभी कभी कहते हैं ना, अरे भाई आप मंदिर की बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, फला मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, ये तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो मैं कहता केवल यही मंदिर नहीं बना रहे हैं, पुरानी विरासत समाप्त होनी चाहिए। यदि हम ये कहते हैं तो भारत की संसद भी जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी, उसके स्थान पर हम नया लोकतंत्र का भी मंदिर बना रहे हैं, नया संसद भवन भी बना रहे हैं। सब कुछ नए रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें भारत और भारतीयता की झलक नंगी आंखों से कोई साफ तौर पर देख सके। एक ऐसे हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हां, ऐसा भारत जो धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो, और उस भारत के पास ऐसी ताकत हो, कुवत हो कि वह पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उसमें आपके एक वोट की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत। मैं जानता हूं कि बहुत सारी इधर उधर की बातें होंगी, तरह तरह की चर्चाएं इधर उधर की जाएंगी, लेकिन हमें उससे बचने की जरूरत है। ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री, बहनों भाइयों, नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, संवेदनशीलता का उदाहरण देखना है। क्या कभी आपने कल्पना किया था हमारे किसान भाइयों का 3 कानून था, कोशिश की सहमति बन जाए इस पर? नहीं बनी। यह गुरूर मन में पैदा नहीं हुआ कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने कानून बना दिया, इसलिए कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। बल्कि प्रातःकाल ज्यों ही वो उठे और उसके बाद उन्होंने तुरंत यह घोषणा कर दी कि यदि मैं किसान भाइयों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर सहमति नहीं बना पा रहा हूं तो मैं तीनों कानूनों को वापस लेता हूं। बहनों भाई, यह है संवेदनशीलता, यह है मन का बड़प्पन। इसको भी करके दिखाया है। लेकिन आप लोग ऐसे ही भाषण होगा, ताली बज जाएगी, मंजू शिवाज नहीं जीतेंगे। आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि किस बार कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं, जात पात पंथ इधर उधर की सब सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं बहनों भाई,
हमें जात के आधार पर वोट स्वीकार नहीं है, हमको धर्म और मजहब के आधार पर भी वोट स्वीकार नहीं है। हमको वोट यदि स्वीकार है तो इंसाफ और इंसानियत के नाम पर हमको वोट स्वीकार है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के नाम पर हमको वोट स्वीकार है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। बहनों भाइयों, आगे भी हमको एक बार आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि डॉक्टर मंजू शिवाच आपको योग्य प्रत्याशी हैं, इसको लेकर तो कोई विवाद कोई खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए भरपूर आपका समर्थन प्राप्त हो। अरे वाह, क्या पूछना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आश्वस्त होकर जा रहा हूं। और डॉक्टर मंजू शिवाच को एक बात मैं कहूंगा, मंजू जी अब ये लोग तो जिता देंगे कह रहे हैं, लेकिन एक बार अब ये पता नहीं डॉक्टर मंजू शिवाच बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शिवाच, उनसे भी हमारा पुराना परिचय है। उनको मैं कहूंगा जरूर मुझे एक बार पकड़ के लाइएगा और इस मां भवानी खीर मंदिर का फिर से दर्शन एक बार मुझे करा दीजिएगा। बहनों भाइयों, सचमुच ये हमारा पहला कार्यक्रम है, क्योंकि मैं भी कोरोना पीड़ित था। 14-15 दिन तक मैं भी बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसके बाद उठकर पहली बार आया हूं आप सबके भी, थोड़ा हल्का भी दिखाई दे रहा हूं लेकिन पहला कार्यक्रम उससे उठने के बाद मैं यही कर रहा हूं। और जब कभी मुझे सचमुच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। व्यक्तिगत परिचय सबसे भले ही न हो, लेकिन एक अपनेपन का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है जी। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी का अपनी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान अभी ग्रहण करेंगे। अभी 60-84